आज हम पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन के हवाले से। तो टॉपिक हमारा है कंपोजिट फंक्शन इंटर मैथ्स। तो जनाब कंपोजिट फंक्शन के लिए तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो इसका कॉन्सेप्ट, दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी और तीसरा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कंपोजिट फंक्शन के। तो अब ये कि कॉन्सेप्ट जो है डिटेल के अंदर तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें जो हमने पहली वीडियो बनाई थी पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 के अंदर में डिटेल के अंदर जो है पार्ट 1 जो था ना कंपोजिट फंक्शन का, अब ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये पार्ट 2 की है। तो पार्ट 1 के अंदर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि अपना टॉपिक की कंटिन्यूटी बन जाए। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट जनाब क्या होता है? दो फंक्शन जब आपस में मिलते हैं तो हमें कंपोजिट फंक्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दो फंक्शन है, देखें, एक फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा सेकंड फंक्शन है। जब आपस में मिलेंगे तो कंपोजिट फंक्शन बनेगा। मगर ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या होता है, कैसे बनता है ये? रिप्लेस वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन बाय अदर फंक्शन। एक फंक्शन का वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है दूसरे फंक्शन से, मगर इसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन जो है वो लाजमी है कि फॉलो होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताई थी, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जनाब कंडीशन क्या होती है कि डोमेन ऑफ वन फंक्शन, डोमेन ऑफ वन फंक्शन, एक फंक्शन का जो डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए किसके? मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोडोमेन ऑफ अदर फंक्शन, कोडोमेन ऑफ अदर फंक्शन। तो जनाब इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी है कि डोमेन ऑफ वन फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डोमेन और दूसरे का कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे तो कंपोजिट फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो उसकी एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दो फंक्शन है, एक है एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और उसका फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। दूसरा फंक्शन है जी फ्रॉम बी टू सी और वो डिफाइन किया गया इस फार्मूले की मदद से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। फाइंड क्या करना है? फाइंड कंपोजिट फंक्शन, अगर पॉसिबल है तो आल्सो फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो जनाब ये मालूम करने के लिए आप सवाल को देखें क्या कह रहा है कि फाइंड कंपोजिट फंक्शन। तो जनाब कंपोजिट फंक्शन जो होता है जनाब, ये तो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर एफ़ और जी फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन तो दो होंगे, एक होगा एफ़ ऑफ जी और दूसरा होगा जी ऑफ एफ़। अब इन दोनों में से कौन सा जो है पॉसिबल है? क्या एफ़ ऑफ जी पॉसिबल है कि जी ऑफ एफ़ पॉसिबल है? कौन सा फंक्शन बनेगा और उसकी डोमेन कैसे निकलेगी, कोडोमेन कैसे निकलेगी और उसकी रेंज कैसे निकलेगी? ये सब मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जनाब सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास कंडीशन जो हमारे पास है ना, कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ वन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ अदर। इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा सेट है जो कि कॉमन है दोनों में। कॉमन सेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से जो कॉमन सेट है वो हम लिख देंगे। तो जनाब कौन सा सेट कॉमन है? बी सेट हमारे पास कॉमन है। देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। एक का कोडोमेन है, वो दूसरे का डोमेन है, तो बी लिख दिया। अब पहले सेट आपने बी लिख दिया, उसके बाद अब एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर आप ए लगा दें, सेट ए टू बी आ गया। और दूसरा है फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी यहाँ लगा दें, ये बी टू सी आ गया। ठीक है, तो एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आ गया, दूसरा फंक्शन फ्रॉम बी टू सी आ गया। ठीक है जनाब, ए टू बी वाले फंक्शन का नाम क्या है? एफ। और बी टू सी वाले फंक्शन का नाम क्या है? जी। ठीक है, और उनका एक का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब फंक्शन कंपोजिट फंक्शन तो बनेगा, मगर वो बनेगा कौन सा? अब आप देखें, जो कॉमन है ना सेट, उसको आप छोड़ दें। अब बाकी जो पहला और जो आखिरी है उसको ले लें। फ्रॉम ए टू सी जो है बनेगा हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। ये बनेगा कंपोजिट फंक्शन कहाँ से? फ्रॉम ए टू सी। और वो कौन सा बनेगा, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ? तो उसके लिए आप ये सेकंड वाला अल्फ़ाबेट ले लेंगे पहले, जी ऑफ एफ। तो आप क्या लिखेंगे जनाब? जी ऑफ एफ। ये जो ना आपका पॉसिबल है। तो अब आपने क्या लिखना है? जी ऑफ एफ इज़ पॉसिबल। तो आप लिखेंगे जी ऑफ एफ कंपोजिट फंक्शन इज़ पॉसिबल फ्रॉम ए टू सी।
A to C पॉसिबल है यानी कि इज़ डिफाइंड, ये डिफाइंड है, ठीक है ना, डिफाइंड कह दो या पॉसिबल कह दो। और वो निकलेगा कैसे, इस फॉर्मूले के तहत जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बयान कर दिया कि इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है, जी ऑफ एफ जो है वो पॉसिबल है। मगर ये निकलेगा कैसे, कैलकुलेशन कैसे कैसे होगी, वो कैलकुलेशन तो हम जानते हैं पहले से ही, मगर फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ। अब सबसे पहले क्या होगा कि आप देखें, आप सबसे पहले लिख दें फंक्शन कौन सा, जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स आपने लिख दिया, राइट। जी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू हमने लिख दिया। अब जनाब इसमें रिप्लेस कर दें किसको, रिप्लेसिंग एक्स विथ किससे, एफ से। तो अब आपको क्या मिलेगा जनाब, आपको मिल जाएगा ऐसे, देखो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने एफ़ लगा दिया, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर प्लस टू, यानी कि ये आपका जी ऑफ एफ को ऐसे लिखा जाता है, जी ऑफ एफ, ठीक है। और एफ़ क्या है हमारे पास, एफ़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन और स्क्वायर प्लस टू लिख दिया हमने। तो जनाब जी ऑफ एफ क्या मिल गया हमें, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, तो पहले प्लस वन और प्लस टू, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपके पास आ गया जी ऑफ एफ। अब ये जो जी ऑफ एफ आपके पास आया ना, इसमें एक बड़ी अहम बात आप नोट कर लें। देखें ये दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन अंदर है इनर फंक्शन, और एक फंक्शन बाहर है जो कि आउटर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो अंदर है ना एफ, इसको अपन क्या कहते हैं, इनर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इनर फंक्शन या इनसाइड फंक्शन, ये इनर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये जो बाहर में है, बाहर लिखा हुआ है जी, ये क्या कहलाता है, आउटर फंक्शन, ठीक है, दिस इज आउटर फंक्शन। यानी कि अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना जी ऑफ एफ, तो इसमें आप क्या किसको कहेंगे, इनर फंक्शन किसको आउटर कहेंगे, ये जो जी लिखा हुआ है दिस इज आउटर, ठीक है। और ये जो एफ़ लिखा हुआ है, ये जो पहले लिखा होता है अल्फ़ाबेट वो आउटर होता है, जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, इनर होता है, इनर फंक्शन, ठीक है। ये बात बड़ी अहम है जो कि आगे काम आएगी। अच्छा, अब ये हमने फार्मूला निकाल लिया जी ऑफ एफ का, मगर अब ये जो जी ऑफ एफ कंपोजिट फंक्शन है, इसकी कौन सी डोमेन है और इसकी कौन सी कोडोमेन है, क्योंकि हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी तो चाहिए ना। तो जनाब इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। अब हम मालूम कर लेते हैं क्या, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ। तो जनाब डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, ए से, और ख़त्म कहाँ होता है, सी पे। तो ये डोमेन हो गई, और ये कौन सी हो गई, कोडोमेन हो गई। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इज़ ए, ठीक है। और कोडोमेन की बात करते हैं, तो जनाब कोडोमेन कौन सी है, कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एफ कहाँ से शुरू हुआ, ए से, ख़त्म कहाँ हुआ, सी पे, तो कोडोमेन कौन सी हो गई, सी। उसके बाद जब रेंज की बात करते हैं, तो जनाब रेंज क्या होती है हमारे पास, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ, रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, इस सबसेट ऑफ कोडोमेन यानी कि सी, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल हो गया, मगर इस एग्जांपल के अंदर एक सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको बताई वो कौन सा, कि कंपोजिट फंक्शन के अंदर दो फंक्शन जो होते हैं उसमें एक इनर होता है और दूसरा आउटर होता है। तो इससे जो ना हम पॉसिबिलिटी और डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफ़ाइन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं पॉसिबिलिटी पे। तो कब पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता। तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम इस एग्जांपल का हवाला देंगे और हम एक रूल बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखें जनाब ये पॉसिबल कब हुआ था, फंक्शन देखें, कंपोज फंक्शन तो दो होते हैं, एफ ऑफ जी होता है, जी ऑफ एफ होता है। तो कौन सा पॉसिबल हुआ, ये जी ऑफ एफ पॉसिबल हो गया। मगर क्यों हुआ, देखें जी ऑफ एफ इसलिए पॉसिबल हुआ कि एफ़ का जो है कोडोमेन और जी का जो है डोमेन आपस में इक्वल हैं। तो ये एफ़ क्या है जनाब, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब देखें यहाँ जो मैंने क्या बयान किया था कि एफ़ जो है, एफ़ क्या है, इनर, और जी क्या है, आउटर। सो दिस इज़ इनर एंड दिस इज़ आउटर। तो कंडीशन क्या होती है
कि जो आउटर होता है उसका डोमेन और जो इनर होता है उसका कोडोमेन इक्वल होते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है जनाब, डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन, डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, कोडोमेन ऑफ इनर फंक्शन। तो जनाब ये जो आपके पास है ना इनर फंक्शन, ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। कंपोजिट फंक्शन कब बनता है, जब डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन इक्वल हो कोडोमेन ऑफ इनर फंक्शन। तो देखें जी ऑफ एफ पॉसिबल है ना, जी आपका आउटर फंक्शन है और एफ क्या है, इनर फंक्शन है। तो जनाब जी का डोमेन और एफ का कोडोमेन सेम है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि आउटर फंक्शन का डोमेन इक्वल हो गया इनर फंक्शन का कोडोमेन, तो लिहाजा जी ऑफ एफ पॉसिबल था। तो ये रूल हमने बना लिया इसकी मदद से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो कौन सा है, डोमेन कोडोमेन। नेक्स्ट है डोमेन, ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की ये तीन चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, इसी एग्जांपल की मदद से इसके भी हम रूल बना लेंगे, ठीक है। तो जनाब क्या होता है कि पहले आते हैं डोमेन पे। तो देखिए ये जो मैंने एग्जांपल ली थी ना, इसमें कंपोजिट फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ की डोमेन कौन सी है जनाब, ए। तो ये जो ए है असल में डोमेन है किसकी, इनर फंक्शन की, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बेसिकली इक्वल होता है किसके, डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। तो हमारे पास रूल कौन सा आ गया जनाब, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन ओके इक्वल होता है किसके जनाब, डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। ये रूल हमने बना लिया, ठीक है। इससे सवालात आगे करने में आसानी होगी कि जनाब डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन चाहिए तो वो इक्वल होता है किसके, डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। तो यहाँ पे इनर फंक्शन कौन सा है, एफ। कौन सा है एफ का डोमेन, ए। तो हमने लिख दिया। उसके बाद यहीं से हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं कोडोमेन पे। तो जनाब हमें चाहिए कोडोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमें चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो जनाब वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ। कौन सा है इसका कोडोमेन है जनाब, इसका कोडोमेन है सी। तो कंपोजिट फंक्शन का कोडोमेन है सी, जो कि असल में कोडोमेन है आउटर फंक्शन का, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, कोडोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज़ एक्चुअली कोडोमेन ऑफ आउटर फंक्शन। ये रूल नंबर 2 बन गया, ठीक है, राइट। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन का कोडोमेन चाहिए तो वो असल में आउटर फंक्शन का कोडोमेन होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, अपना रेंज पे। तो रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये रूल मैंने बना लिए, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको चाहिए तो जनाब वो क्या होता है, इस सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आउटर फंक्शन, इस सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आउटर फंक्शन, ठीक है। ये रेंज तो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है आउटर फंक्शन। ये हमारा 3 रूल बन गए। अब जब भी कोई सवाल आएगा ना तो हम इन 3 रूल की मदद से उसको डायरेक्ट उसका जवाब निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल एक हम लेते हैं एग्जांपल, 2 फंक्शन ले लेते हैं, 2 फंक्शंस। एक फंक्शन ले लेते हैं p, ठीक है, फ्रॉम b टू c ले लेते हैं, फ्रॉम b टू c। और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं q, फ्रॉम a टू b। तो जनाब 2 फंक्शन हमने ले लिए, p और q। और अब हम कहते हैं कि विच वन इज़ पॉसिबल, विच वन इज़ पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है, विच वन इज़ पॉसिबल। और जनाब किस में से किसकी बात हो रही है, एक हम ले लेते हैं q ऑफ p और दूसरा हम ले लेते हैं p ऑफ q,
इन दोनों में से कौन सा जो है पॉसिबल है, क्या Q ऑफ P पॉसिबल है या क्या P ऑफ Q पॉसिबल है। और उसके बाद मज़ीद इसका थोड़ा इजाफा कर लेते हैं एग्जांपल में, आल्सो फाइंड डोमेन, ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज। ये हमने इसको मज़ीद इजाफा कर दिया ना। अब ऐसे सवाल आमतौर पे MCQs में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन चेक करते हैं Q ऑफ P को। किसको? Q ऑफ P को। तो जनाब Q ऑफ P को जब चेक करना है तो आपने लिखा Q ऑफ P, यहाँ लिख दिया। और फिर दूसरा किसको चेक करना है? P ऑफ Q को। तो यहाँ पर P ऑफ Q लिख दिया ना। तो आमतौर पे ये MCQs के तौर पे ही आता है। तो अब इसको जज कैसे करते हैं जनाब? इनर फंक्शन कौन सा है P, आउटर फंक्शन कौन सा है Q, ऐसे ही है ना। दिस इज़ इनर, दिस इज़ आउटर। तो जनाब कंडीशन क्या कहती है? डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ इनर फंक्शन। तो जनाब आउटर फंक्शन की हम क्या देखेंगे? डोमेन देखेंगे, ऐसे ही है ना। आउटर फंक्शन की डोमेन देखते हैं। व्हाट इज डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन? हाँ जनाब, और डोमेन इसकी देखेंगे और इनर फंक्शन की कोडोमेन देखेंगे, P की कोडोमेन देखेंगे, कोडोमेन, राइट। और देखते हैं क्या आता है जनाब। Q की डोमेन, कौन सी Q की डोमेन? A, ठीक है। और P की कोडोमेन कौन सी? C। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। क्या इक्वल आ रहे हैं? तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे, ठीक है। डोमेन ऑफ Q is not equal to codomain of P, therefore this is not possible, ठीक है। तो Q of P तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने लिख दिया नॉट पॉसिबल। जब नॉट पॉसिबल है तो जनाब ना इसकी डोमेन होगी, ना इसकी कोडोमेन होगी, ना इसकी रेंज निकलेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट कौन सा है जनाब? P ऑफ Q। तो कौन सा है? इनर है Q, आउटर है P। तो कंडीशन पॉसिबिलिटी क्या होती है कि डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन है, इसकी डोमेन देखें। आउटर फंक्शन की हमेशा डोमेन देखी जाती है और इनर फंक्शन की हमेशा कोडोमेन देखी जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोडोमेन, ठीक है। तो जनाब अब आप देखें कौन सी डोमेन है P की। तो P की डोमेन है B, हमने B लिख दिया, सही है। कोडोमेन Q की कोडोमेन कौन सी जनाब? वो B है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस डोमेन ऑफ P इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ B, देयरफॉर P ऑफ Q इज़ पॉसिबल। P ऑफ Q यहाँ पर पॉसिबल है, जबकि Q ऑफ P पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये पॉसिबल है। अच्छा जनाब ये पॉसिबल है तो फिर इसकी डोमेन कौन सी होगी? व्हाट इज डोमेन ऑफ P ऑफ Q? इसको भी लिख देते हैं हाथों हाथ। डोमेन, ठीक है, हमें चाहिए किसकी? P ऑफ Q की। तो मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ P ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? कोडोमेन चाहिए, तो मैं कोडोमेन भी लिख देता हूँ, कोडोमेन ऑफ P ऑफ Q, ठीक है। और आखिर में क्या चाहिए? रेंज, तो हम रेंज भी लिख देते हैं, रेंज ऑफ P ऑफ Q, रेंज ऑफ P ऑफ Q, रेंज ऑफ P Q में लिख देता हूँ, ठीक है। अब डोमेन ऑफ P ऑफ Q, तो जनाब यहाँ रूल क्या लिखा हुआ है? डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन कौन सा है? Q। तो डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन कौन सा है? Q। Q की डोमेन कौन सी है जनाब? Q की डोमेन है A, तो ये A आ जाएगा, ठीक है। कोडोमेन ऑफ P ऑफ Q, ये लिखा हुआ है कोडोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन कौन सा है यहाँ पर? आउटर फंक्शन है P। तो जनाब इसकी कोडोमेन देख लें, P की कौन सी है? P की है C, तो हमने C लिख दिया। और उसके बाद रेंज जो है P ऑफ Q की वो कोडोमेन का सबसेट होता है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज सबसेट ऑफ C। ये आपका आंसर आ गया।